Hi friends, welcome back to Civil Staff. This is the 11th lecture under our previous year question series of Science and Technology module और आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेसिकली 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया था और पिछले 5 चैप्टर्स यानी स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, डिजीजेस और बायोटेक्नोलॉजी को हम अपनी पिछली 10 वीडियोस में कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत ज्यादा नजदीक है तो आपको जरूरत है कि आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहें, टेस्ट करते रहें कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं। इसके लिए हमने स्पेशली एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिसमें हमने लास्ट 1.5 ईयर यानी जैन 2018 से मई 2019 के करंट अफेयर्स को लेकर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज को आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में हमने 2 बैचेस में इसको इंक्लूड किया है। पहले बैच में हमने 10 टेस्ट इंक्लूड किए थे और सेकंड बैच में हम 5 टेस्ट इंक्लूड कर रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी में भी जाके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं। सो इसके थ्रू आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज जो भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस होंगे। तो हम वो डिवाइसेस डिस्कस करेंगे जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं, या वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो कि बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलती है या उनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2010 में। कंसीडर द फॉलोइंग डिवाइसेस। फर्स्ट, ब्लूटूथ डिवाइस, सेकंड, कॉर्डलेस फोन, third, microwave oven, and fourth is Wi-Fi device. Which of the above can operate between the range 2.4 to 2.5 gigahertz range of radio frequency band? तो हमें बताना है कि इन चारों डिवाइसेस में से ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि इस रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड या 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज के बैंड में वर्क कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसको आंसर करने के लिए आपको ये डिवाइसेस पता होनी चाहिए पहले तो कि क्या है, ब्लूटूथ क्या होता है, कॉर्डलेस फोन क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन क्या है। सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है। अगर आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड पता होता है तो अगर आपको कोई नई डिवाइस भी पता लगती है, अगर सिर्फ उसकी यूटिलिटी पता है तो आप गेस कर सकते हैं कि वो इस बैंड में आएगी या नहीं। सो फ्रेंड्स, कई बार हमें एग्जैक्टली ये बैंड विड्थ नहीं पता होती कि कौन सा डिवाइस कौन सी बैंड विड्थ में वर्क करता है, लेकिन अगर हमें पता है कि उस डिवाइस की यूटिलिटी क्या रहती है तो हम अप्रॉक्सीमेट रेंज से गेस कर सकते हैं कि उसकी बैंडविड्थ रेंज क्या होगी। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले कि रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है, फिर बाद में हम देखेंगे कि ये डिवाइसेस क्या है और इनकी रेंज क्या रहती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। सब रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम जो फोटॉन्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स हैं उसके एनर्जीज को अरेंज कर रहे हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज। तो ये जो रेज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कारण डिफरेंट होने के कारण इनकी डिफरेंट यूटिलिटीज रहती है। सो ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दी गई है बेसिकली एक नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो वेवलेंथ। तो लाइट की वेवलेंथ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जो वेवलेंथ होती है बेसिकली लाइट की एक लेंथ है कितनी, अगर ये हमारी वेवलेंथ है तो यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो वेवलेंथ है ये हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव की देखते हैं। ये जो वेवलेंथ है ये मेजर होती है मीटर्स में और इसका एसआई सिंबल होता है लैम्डा। सिमिलरली दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी होती है कि वेव्स पर सेकेंड, यानी कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही है पर यूनिट टाइम उस एक लोकेशन से, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी। दिस इज मेजर इन वेव्स पर सेकेंड और एसआई यूनिट ऑफ हर्ट्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 टर्म्स हैं जो कि वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, यानी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती रहेगी, और जितनी उसकी वेवलेंथ कम होगी उतनी वो ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी, प्लस उसकी एनर्जी जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ की जितने वेवलेंथ और एनर्जी का है वो इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझ सकें। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहली हम चलेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो
तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ चलेंगे तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ है एक्स रेज, गामा रेज, आई एम सॉरी, गामा रेज जो है इनकी सबसे कम वेवलेंथ रहती है 10 टू द पावर -12 मीटर्स। तो ये सबसे कम वेवलेंथ की वेव्स हैं, इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती है वो गामा रेज को एमिट करती है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद आती है एक्स रेज। एक्स रेज दो तरह की होती है, सॉफ्ट एक्स रेज या हार्ड एक्स रेज। तो इनकी डिफरेंट यूटिलिटी होती है और इनकी पेनिट्रेशन पावर्स भी डिफर करती है। जो हार्ड एक्स रेज होती है उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट एक्स रेज। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो रेज है जो बेसिकली अगर हम अपनी स्पेक्ट्रम की बात करें तो विजिबल रेंज से जिनकी 10 टू द पावर ऑफ 15 हर्ट्ज से जिनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ में आएंगे, यानी 700 नैनोमीटर्स की अगर हम बात करें वेवलेंथ की बात करें उससे ज्यादा जिनकी अल्ट्रावायलेट वेव्स उन्हें कहते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज की अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर में बात करें तो अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे आ जाएंगी तो इससे बहुत ज्यादा कैंसर की प्रॉब्लम रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ रेज है विजिबल रेज। तो जो भी हम वर्किंग होती है नॉर्मल सनलाइट देख पा रहे हैं 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की जो नैरो रेंज रहती है वो विजिबल लाइट रहती है। तो लाइट बल्ब जो अगर हम नॉर्मल एलईडीज या विजिबल लाइट की बात करें तो वो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को बिलोंग करती है। उसके बाद आती है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ रहती है वो लेस देन 400 नैनोमीटर्स रहती है। ये वेरी कर सकती है अप टू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर -7 मीटर से लेके 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर्स तक की इनकी वेवलेंथ की रेंज रहती है। उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती है वो जनरली ये भी कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, रेडार टेक्नोलॉजी में यूज होती है माइक्रोवेव्स। उसके बाद माइक्रोवेव्स की एक और यूटिलिटी रहती है, माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेव्स आती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की जो ये वेव्स है इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है काफी ज्यादा होती है, इसलिए इनको हम 3 रेंजेस में डिवाइड करते हैं बेसिकली, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो ये रेडियो वेव्स की डिपेंडेंस है। जैसे जैसे इनकी वेवलेंथ बढ़ेगी इनकी यूटिलिटी चेंज रहती है। सबसे कम जो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रहेगी वो होगी एफएम वेव्स की, और सबसे ज्यादा जो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रहेगी वो होगी एएम वेव्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो वेव्स की जैसे जैसे रेडियो वेव्स डिफर करती है इनकी यूटिलिटी भी डिफर करती है। तो एफएम रेडियो वेव्स को आपने सुना होगा, जो हमारा नॉर्मल रेडियो होता है वो एफएम रेंज में वर्क करता है, इन 700 मेगाहर्ट्ज की रेंज में ये वर्क करता है। उसके बाद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो आती है वो सारी इसी रेंज में आती है। तो ये बेसिकली हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रहता है या रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है, जो कि 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक जनरली वेरी करता है। तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है, यानी 300 से लेके 300 गीगाहर्ट्ज का जो ये रेंज है जो हमने अभी बात की थी, तो इस रेंज में ये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आता है। तो सबसे पहले जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स सबसे पहले होती है वो यूज होती है एफएम वेव्स में, वो होती है रेडियो में। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल रिमोट कंट्रोल होता है, टीवी वगैरह होता है, वो उसके बाद आता है। दिस वर्क्स इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 700 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद आते हैं जो हमारे सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं, सेलफोन्स होते हैं, वो यूज करते हैं हमारे 1 गीगाहर्ट्ज की रेंज को, या 700 से 1000 गीगाहर्ट्ज की रेंज को यूज करते हैं, मेगाहर्ट्ज की रेंज को ये यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जीपीएस टेक्नोलॉजी, जो कि नेविगेशन पर्पसेस के लिए यूज होती है। उसके बाद जो भी हमारी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, माइक्रोवेव ओवन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी टॉकीज, ये सारी आती हैं इन द स्पेक्ट्रम ऑफ 2 to 3 गीगाहर्ट्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो रेंज है ये बेसिकली वाईफाई, ब्लूटूथ, माइक्रोवेव की जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हम बात करते हैं वो सारी इसी रेंज में आती हैं। उसके बाद आता है हमारा वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट्स वगैरह जो होती है वो वर्क करती है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 5 गीगाहर्ट्ज टू 50 गीगाहर्ट्ज। एंड फाइनली जो टोल टैग्स होते हैं, जो पब्लिक सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, जो रिजर्व सिस्टम्स होते हैं, वो उससे हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस में आते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं जो कि यूज होती हैं, स्पेक्ट्रम एलोकेशंस होती हैं। आपने सुना होगा कि बिडिंग होती है स्पेक्ट्रम की बहुत ज्यादा। तो ये सारी जो क्योंकि डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स की डिफरेंट यूटिलाइजेशन होती है तो इसलिए इनकी कॉस्ट वेरी करती है। जो भी अनयूज स्पेक्ट्रम रह जाता है उसको हम यूज करते हैं फॉर मिलिट्री पर्पस या फॉर अदर पर्पसेस, हम उसको यूज कर सकते हैं। सो ये हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया भी गया है, जो अगर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं जो कि हमारा हायर फ्रीक्वेंसी बैंड यानी 5 गीगाहर्ट्ज से जो ज्यादा की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है
वो बेसिकली सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हम जनरली ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में यूज करते हैं, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इन बैंड ऑफ एल, एस, सी, एक्स, क्यू बैंड, के बैंड या का बैंड। तो ये आपने सुना होगा कि जो डिश टीवी वगैरह, टाटा स्काई वगैरह है, वो जनरली वर्क करता है इन क्यू बैंड, के यू बैंड या क्यू बैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कुछ डिवाइसेस दी गई थी और उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज पूछी गई थी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो ब्लूटूथ, वाईफाई, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जनरली वो वर्क कर रही थी 2 to 3 गीगाहर्ट्ज की। अब हम एक बार इनको डिटेल में भी देख लेते हैं। सबसे पहले था ब्लूटूथ। ब्लूटूथ बेसिकली एक ऐसा वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम में वर्क करता है 2.4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज की। इसको डेवलप किया था ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने और इसी के द्वारा यह मैनेज भी किया जाता है। अर्लियर IEEE स्टैंडर्ड्स इस पे एप्लीकेबल होते थे, लेकिन अब IEEE स्टैंडर्ड्स इस पे एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ अब ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो इसको उसकी टेक केयर कर रहा है या इसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट आता है वाईफाई। वाईफाई आपने सबने ही सुना होगा कि बहुत ही कॉमन वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि हम कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, डिवाइसेस की इंटरकनेक्शन के लिए यूज करते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो जनरली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ के लिए। तो जब भी आप घर में आप अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज लगवाते हैं तो वहां पे हम वाईफाई नेटवर्क यूज करते हैं, लेकिन पर्सनल कनेक्शन के लिए यानी 1-to-1 कनेक्शन के लिए हम जनरली ब्लूटूथ को यूज करते हैं। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप अपनी डेली लाइफ में अगर उन्हें यूज कर रहे हैं तो आपको उन्हें समझना थोड़ा आसान रहता है। रादर देन टेक्निकलिटीज में जाने के लिए आप उसकी यूटिलिटीज को समझे और फिर उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट हमें पूछा गया था माइक्रोवेव अवन। तो माइक्रोवेव अवन जैसे उसके नाम में ही लिखा है माइक्रोवेव, तो यहाँ पे हम माइक्रोवेव्स या हायर फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। ये भी 2.45 गीगाहर्ट्ज की वेवलेंथ में ही वर्क करता है। दो ये माइक्रोवेव है इसके नाम में, बट एग्जैक्ट ये माइक्रोवेव की रेंज में नहीं आता, ये माइक्रोवेव से थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोवेव्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेडिएशन का पार्ट होता है दैट वेरीज बिटवीन 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज की रेंज को ये बिलोंग करता है। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज की अगर हम माइक्रोवेव्स की अगर हम बात करें तो ये रेडियो वेव से कैसे डिफर करती है। सबसे बड़ा डिफरेंस माइक्रोवेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स में ये आता है कि जो माइक्रोवेव्स है दे डू नॉट ट्रैवल बाय लाइन ऑफ साइट अनलाइक द लोअर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। तो ये जो होती है दे डू नॉट डिफ्रैक्ट अराउंड हिल्स, यानी ये हमेशा लाइन ऑफ साइट पे वर्क करेगी। यानी अगर एक ये सोर्स है, ये एक रिसीवर है, तो ये हमेशा एक लाइन ऑफ साइट में चलेंगी, ये डेविएट नहीं होंगी किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के कारण। तो ये आपको माइक्रोवेव्स के बारे में ध्यान रखना है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है। नेक्स्ट डिवाइस हमने पढ़ना है वो है कॉर्डलेस फोन। तो कॉर्डलेस फोन बेसिकली एक पोर्टेबल टेलीफोन होता है दैट इज पोर्टेबल एंड इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन जस्ट लाइक नॉर्मल फोन। तो यहाँ पे जो टेलीफोन है इट इज नॉट कनेक्टेड बाय अ वायर्ड सिस्टम, तो ये कॉर्डलेस रहता है। तो क्योंकि ये कॉर्डलेस रहता है इट इज ऑपरेटेड बाय बैटरी, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बहुत ज्यादा डिफर करती है, डिफरेंट कंट्रीज में इसकी जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है वो डिफर करती है। बट सबसे पहली स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो हुई थी वो हुई थी 900 मेगाहर्ट्ज की रेंज में। उसके बाद अगर डिफरेंट कंट्रीज ने डिफरेंट स्पेक्ट्रम एलोकेशन इसको करी, फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 1.6 से 1.7 मेगाहर्ट्ज की रेंज भी इसको दी गई है, 45 मेगाहर्ट्ज की रेंज भी इसको दी गई है, 150 टू 151 मेगाहर्ट्ज की रेंज भी दी गई है। और सबसे ज्यादा कॉमनली जो यूज रेंज होती है वो होती है 2.4 से 2.4835 गीगाहर्ट्ज। तो ये कुछ कॉमन फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कि एलोकेटेड है कॉर्डलेस फोन की वर्किंग के लिए। तो जो भी हमारी कंपनीज होती हैं वो इसी हिसाब से हार्डवेयर डिजाइन करती हैं कि ये फोन जो है वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज को उठाए या इसी स्पेक्ट्रम में वर्क करें। तो यहाँ पे भी आपको दिखाया गया कि डिफरेंट कंट्रीज जो है उन्होंने डिफरेंट एलोकेशंस की है। फॉर एग्जांपल यूरोप की बात करें तो यूरोप ने 864 से लेके 868 मेगाहर्ट्ज प्लस एक 1800 से 1900 मेगाहर्ट्ज की रेंज एलोकेट की है कॉर्डलेस फोन्स को। यूएस ने अलग की है, जापान ने अलग की है। तो डिफरेंट कंट्रीज में ये जो एलोकेशन रेंज है वो वेरी करती है, लेकिन अगर हम सबसे कॉमन रेंज की बात करें तो वो रहती है 2.4 से 2.4835 गीगाहर्ट्ज। जो भी जनरल कॉमन इंडिया की बात करें या जो भी जनरल कॉमन हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करें कॉर्डलेस फोन्स की, तो मैक्सिमम कंपनी इसी रेंज में अपनी डिवाइस को बनाती है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो हमें पूछा गया था इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड में बिलोंग करती हैं। तो ये हम अपने डायग्राम में भी देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं कि ये सारी डिवाइसेस यानी ब्लूटूथ, कॉर्डलेस फोन, माइक्रोवेव अवन and Wi-Fi devices, all of these work in this radio frequency band। क्यों? क्योंकि ये रेडियो वेव्स को बिलोंग करती है। इनकी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज की रेंज को बिलोंग करती है। तो इसका आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइसेस। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2011 में। सबसे पहले ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, whereas Wi-Fi uses 2.4 gigahertz or 5 gigahertz frequency band. Second, Bluetooth is used for wireless local area networks only, whereas Wi-Fi is used for wireless wide area networks only. Third, when information is transmitted between two devices using Bluetooth devices, the devices has to be in line of sight of each other, whereas Wi-Fi technology is used, they need not to be in line of sight for each other. तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी सही स्टेटमेंट्स डिफर बता रही हैं। So let us see the explanation. सबसे पहले ये जो दोनों टेक्नोलॉजीज हैं ब्लूटूथ और वाईफाई, ये दोनों ही एक वायरलेस टेक्नोलॉजीज को बिलोंग करती हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजीज यानी वो टेक्नोलॉजीज जो कि बेसिकली कोई फिजिकल मीडियम यूज नहीं कर रही फॉर कम्युनिकेशन लाइक केबल्स और वायर्स, तो इसलिए हम इनको वायरलेस टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं। ये वर्क करती हैं ऑन रेडियो वेव्स जस्ट लाइक ब्लूटूथ एंड वाईफाई। सबसे पहली जो वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, वो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया गया था, वो था फोटोफोन। इसको डेवलप किया था इन 1880 बाय चार्ल्स सामरटेंटर एंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली वायरलेस कम्युनिकेशन कब हुई थी, कौन से डिवाइस से हुई थी, वो थी फोटोफोन। सो अब हम दो टर्म्स देखते हैं जो कि बहुत ही कॉमन वायरलेस नेटवर्क्स में यूज होती है। ये जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। तो क्योंकि जो वायरलेस होता है, वायरलेस मीडियम जो होता है उसके वो वर्क कर रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे, तो वो वेरी करेगा कि कितनी दूर तक ये रेंज जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज की रेंज है वो कितनी दूर तक ये सोर्स और डिटेक्टर पकड़ सकेंगे। तो क्योंकि ये सोर्स और डिटेक्टर की जो रेंज है वो डिफर करती है ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स या जो भी हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे जो नेटवर्क्स हैं वो डिफर करते हैं। सबसे कम रेंज वाले नेटवर्क्स को हम कहते हैं पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। उसके बाद आते हैं लैन या लोकल एरिया नेटवर्क्स। उसके बाद आते हैं मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एंड फाइनली वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो ये जो वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं इनकी सबसे ज्यादा रेंज रहती है और सबसे कम रेंज रहती है पर्सनल एरिया नेटवर्क्स या पैन की। लोकल एरिया नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो इनको हम जनरली लोकल ऑफिसेज या एक ही घर के अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा वाईफाई, तो अगर आपने एक घर में एक वाईफाई लगाया तो अगर आप उस घर की अगर आप रेंज देखेंगे तो जनरली 10 to 20 मीटर्स तक ये एक वाईफाई की रेंज होती है या लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज होती है। लेकिन अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क या वैन की बात करें तो इसकी रेंज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इट कैन यूज आइदर केबल्ड मीडियम्स और वायरलेस मीडियम्स। तो अगर ये वायरलेस मीडियम्स लाइक सैटेलाइट वगैरह यूज करता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इंटरनेट है, तो वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि वाइड एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि डिफरेंट डिवाइसेस जो होते हैं उनका रेंज नेटवर्क्स वेरी करता है। सो हमने पहले ही देख लिया है कि ब्लूटूथ या वाईफाई क्या होता है। अब हम उनमें टेक्निकल डिफरेंसेस देखेंगे ताकि हम कोई भी अगर टेक्निकल क्वेश्चन आए तो उसको आंसर रखें, क्योंकि ये जो दोनों डिवाइसेस हैं ब्लूटूथ और वाईफाई, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रहती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी में भी जाना पड़ेगा इनके लिए। सबसे पहले इनकी फ्रीक्वेंसी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी होती है वो 2.4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज की रेंज होती है। वाईफाई की अगर हम बात करें तो वाईफाई की जो रेंज होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी कर सकती है। इट कैन बी आइदर 2.4, 3.6 और 5 गीगाहर्ट्ज। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स नहीं है, इट वेरीज ऑन इन डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट एरियाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट फैक्टर की। कॉस्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ की जो कॉस्ट रहती है वो हमेशा कम रहती है एज कम्पेयर टू वाईफाई। उसकी जो कॉस्ट रहती है वो हाई होती है। तो क्योंकि ब्लूटूथ इज अ लो कॉस्ट डिवाइस, तो इसलिए हम अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क्स की बात करें तो वहां पे हम ब्लूटूथ को यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ 1-to-1 कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो और वाईफाई की अगर हम बात करें तो क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसकी कॉस्ट को अगर फुलफिल करना है तो वहां पे हम जहाँ पे हमें वाइड कनेक्शन चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे हम वाईफाई को इंक्लूड करते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाइड एरिया में यूज होना होता है तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ। क्योंकि ब्लूटूथ जो है वो एक सिर्फ पर्सनल एरिया नेटवर्क्स को बिलोंग करता है, तो इसलिए अगर इसकी सिक्योरिटी कम भी रहेगी तो इट कैन वर्क आउट। लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं वहां पे सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है ताकि आउटसाइड इंटरफेरेंस, पायरेसी की जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए। उसके बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ब्लूटूथ बाद में बना था एज कम्पेयर टू वाईफाई। रेंज की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो उसकी रेंज 5 to 10 मीटर्स रहती है, वेयरएज वाईफाई की जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, अप टू 100 मीटर्स। ईज ऑफ यूज की बात करें तो क्योंकि एक पर्सनल एरिया नेटवर्क रहता है तो ब्लूटूथ का ईज ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू वाईफाई। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई।
अब एक और ऐसा कॉमन टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये है वाईफाई डायरेक्ट। वाईफाई डायरेक्ट जो होती है वो काफी हद तक सिमिलर रहता है ब्लूटूथ की तरह ही। इट इज बेसिकली वाईफाई पीयर टू पीयर कनेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई हमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई हमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। हम सिर्फ एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बिना सिर्फ दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ वर्चुअल वाईफाई कनेक्शन। तो यहाँ पे हमें कोई वाईफाई डिवाइस नहीं चाहिए, कोई राउटर नहीं चाहिए, बट फिर भी हमने एक वाईफाई कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है। तो ये कनेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो वेव्स, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दिस इज वेरी मच लाइक ब्लूटूथ, क्योंकि ये भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क की तरह ही वर्क करता है। ये जो वाईफाई डायरेक्ट होता है, इट कैन बी यूज फॉर फाइल ट्रांसफर्स। फाइल ट्रांसफर्स कैन वेरी फ्रॉम वीडियोज, सॉन्ग्स, एनी टाइप ऑफ फाइल ट्रांसफर्स कैन बी इंक्लूडेड इन वाईफाई डायरेक्ट। इसमें अगर वाईफाई डायरेक्ट और ब्लूटूथ के अगर हम इनको डिफरेंसेस की बात करें, तो इनकी डिफरेंसेस बेसिकली इनकी डेटा रेंज में और इनकी स्पीड्स में रहता है। तो अगर आपको कोई हैवी फाइल ट्रांसफर करनी है तो आपको हाई स्पीड्स चाहिए होंगी, तो वो वाईफाई डायरेक्ट से आपको मिल सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वाईफाई डायरेक्ट की जो स्पीड रहती है वो 250 मेगाबिट्स पर सेकेंड रहती है, वेयरएज ब्लूटूथ की जो स्पीड रहती है वो बहुत ही कम रहती है, 25 मेगाबिट्स पर सेकेंड ही रहती है। सो वाईफाई डायरेक्ट जो है इट इज 10 टाइम्स फास्टर देन ब्लूटूथ। रेंज भी वाईफाई डायरेक्ट की ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ, बट दिस वुड बी लेस देन नॉर्मल वाईफाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम सेटअप टाइम भी देखें तो वो ब्लूटूथ का कम रहेगा, वाईफाई डायरेक्ट का ज्यादा रहता है। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वाईफाई डायरेक्ट ज्यादा बेटर है। इट यूजेस AES 256 बिट इंस्क्रिप्शन की। और पावर की बात करें तो ये जो वाईफाई डायरेक्ट है इट यूजेस लेस पावर एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन वाईफाई डायरेक्ट एंड ब्लूटूथ, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वाईफाई के साथ साथ वाईफाई डायरेक्ट भी ज्यादा न्यूज में रहता है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट वी स्टार्टेड। सो यहाँ पे हमें पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई। दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2011। सबसे पहली स्टेटमेंट थी ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, whereas वाईफाई यूजेस 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लूटूथ जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ में वर्क करती है, whereas वाईफाई डिफरेंस फ्रीक्वेंसी बैंड में वर्क करता है। इट कैन बी 2.4, इट कैन बी 5 और इट कैन बी 3.6। तो ये डिफरेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स ओनली, whereas वाईफाई इज यूज्ड फॉर वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो ब्लूटूथ है दे वर्क इन पर्सनल एरिया नेटवर्क रेंज, नॉट इन लोकल एरिया नेटवर्क रेंज। और जो वाईफाई है दे कैन वर्क इन वाइड एरिया नेटवर्क्स एज वेल एज इन लोकल एरिया नेटवर्क्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ओनली यूज है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। When information is transmitted between two devices using Bluetooth technologies, the devices have to be in line of sight of each other, whereas in Wi-Fi technologies it need not be. तो हमने आपको पहले ही बताया कि लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि दोनों डिवाइस को एक ही लाइन में होना जरूरी है। तो ऐसा आपको पता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब दो डिवाइसेस में ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो ब्लूटूथ है चाहे वो वाईफाई, की उनको लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। इट कैन हैपन वेदर दे आर इन लाइन ऑफ साइट और नॉट, बस उनको रेंज में होना चाहिए। तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। सो इसलिए हमारा जो आंसर है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following do not or does not belong to the GSM family of wireless technologies? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि GSM फैमिली को बिलोंग नहीं करती हैं। A Edge, B LTE, C DSL या both Edge या LTE? So let us try to answer this question. सबसे पहले हम देखेंगे कि GSM वायरलेस टेक्नोलॉजी है क्या। GSM वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली एक मेथड है ऑफ डिजिटल सेल्युलर टेक्नोलॉजी या मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली एक मोबाइल टेलीफोनी का तरीका है। तो यहाँ पे हम जो ट्रांसफर करते हैं इट बेसिकली ट्रांसफर बोथ वॉइस एंड डेटा। तो GSM टेक्नोलॉजी जो है वो मोबाइल वॉइस की ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है जहाँ पे हम वॉइस और डेटा दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं इन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। ये डेवलप किया था बाय बेल लेबोरेटरीज इन 1970s। Bell Laboratories is also known for developing the most commonly used language, computer language, that is C language, that is most commonly used. तो वो भी Bell Laboratories ने ही develop की थी, and this Bell Laboratories also developed the GSM technology. उसके बाद जो GSM technologies है, it is the most widely accepted telecommunication standard in globally. उसके बाद GSM के बाद जो next common standard है वो है CDMA. CDMA जो है it is fast being replaced by GSM, और अब जो है CDMA टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में या यूज में नहीं रही है।
GSM के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, टेक्निकल फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट ये है कि GSM जो है इट वर्क्स ऑन सर्किट स्विचिंग सिस्टम। तो सर्किट स्विचिंग सिस्टम होता क्या है, दो टाइप के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यूज होते हैं जब भी हमारा डेटा जो ट्रांसफर होता है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैकेट्स। तो एक डेटा जो है वो डिफरेंट पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिफरेंट पैकेट्स जो हो सकते हैं इट कैन टेक डिफरेंट पाथ और सेम पाथ व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो जब यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो एक पैकेट जो है एक ही पाथ ले सकता है या डिफरेंट पाथ ले सकता है। अगर जो पाथ्स हैं वो डिफर कर रहे हैं तो ये होगा एक हमारा पैकेट स्विचिंग। लेकिन सारे पाथ, सारी जो सिस्टम्स है अगर वो एक ही पाथ ले रहे हैं यानी वो सब एक ही पाथ से जा रहे हैं, दे ऑलवेज टेक वन पाथ, तो वो सिस्टम होगा पैकेट सिस्टम, सर्किट सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्किट सिस्टम जो होता है दे ऑल द पैकेट्स टेक सेम पाथ। तो यही टेक्नोलॉजी यूज होती है जीएसएम के अंदर भी। यहाँ पे जो डिफरेंट पैकेट्स हैं, जो हमारा चैनल है इट डिवाइड्स इट इनटू डिफरेंट टाइम स्लॉट्स ऑफ डिफरेंट पैकेट्स और यहाँ पे हर पैकेट जो है सेम पाथ लेता है इन सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इट यूजेस बेसिकली टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल। तो दो टाइप के ट्रांसमिटिंग सिग्नल से तरीके से मल्टीपल एक्सेस हो सकता है, इट कैन आइदर बी फ्रीक्वेंसी डिवीजन और इट कैन बी टाइम डिवीजन। तो यहाँ पे जो जीएसएम टेक्नोलॉजी है वो टाइम डिवीजन यूज करती है। नेक्स्ट जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीएसएम रेंज है, जो डेटा की रेंज है, इट वेरीज फ्रॉम 64 kbps टू 120 mbps ऑफ डेटा रेट्स की टेक्नोलॉजी होती है। धीरे धीरे जो ये जीएसएम स्टैंडर्ड है ये इवॉल्व हुआ है। इनिशियली जब ये स्टैंडर्ड इवॉल्व हुआ था, प्री 2G टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हुई थी, तब इसके रेट्स जो थे वो बहुत ही कम थे, इट वाज हार्डली 10 to 15 kbps। लेकिन अब जो है जैसे जैसे जीएसएम स्टैंडर्ड इवॉल्व हो रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई हैं, फॉर एग्जांपल जीपीआरएस, एज, 3G सिग्नल, 4G सिग्नल्स, LTE, तो ये सारी जो फर्दर स्टैंडर्ड्स या एवोल्यूशन आए हैं जीएसएम में, इसके कारण जो जीएसएम के स्टैंडर्ड डेटा रेट्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एज टेक्नोलॉजी क्या है। जो एज बेसिकली एक इनहैंस्ड वर्जन है जीएसएम टेक्नोलॉजी का। एज स्टैंड्स फॉर एज डेटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन या एज। इट इज आल्सो नोन एज एनहांस्ड जीपीआरएस। तो यहाँ पे जो एज है वो बेसिकली एक डिजिटल मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड है विच इज बैकवर्ड कंपैटिबल टू जीएसएम। तो क्योंकि ये इनहैंस्ड वर्जन है जीएसएम का, जरूरी नहीं है कि हर इनहैंस्ड वर्जन बैकवर्ड कंपैटिबल हो ही, लेकिन जो एज टेक्नोलॉजी है इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल। तो जो डिवाइसेस जीएसएम को सपोर्ट करते हैं वो एज को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डिवाइस ऐसा है जो कि सिर्फ जीएसएम को सपोर्ट करेगा वो भी एज पे चल पाएगा। तो जीएसएम एज जो टेक्नोलॉजी है इट वाज फर्स्ट लॉन्च इन 2001 एंड कमर्शियली लॉन्च्ड इन 2003। तो ये एज के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इट इज बेसिकली प्री 3G टेक्नोलॉजी, यानी 3G जनरेशन फोन से पहले जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी तब एज टेक्नोलॉजीज आई थी, एंड इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय AT&T इन यूएस। तो एज जो है इट इज बेसिकली फास्टर वर्जन ऑफ जीएसएम। तो एज में हमने पढ़ा था जो स्पीड्स थी इट वाज वेरिंग अराउंड 64 kbps, लेकिन जो एज टेक्नोलॉजी है वहां पे जो स्पीड है इट हैज इनहैंस्ड टू 384 kbps। यहाँ पे जो लेटेंसी रेट है यानी जो टाइम डिले है इन डेटा ट्रांसफर वो भी कम हुआ है एज कम्पेयर टू जीएसएम। इट हैज ओनली बीन रिड्यूस्ड टू 100 माइक्रोसेकंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है एज क्या है और एज कैसे डिफर करता है जीएसएम से। एज के बाद एक और इनहैंस्ड वर्जन है जो कि ज्यादा न्यूज में रहता है जीएसएम का, वो है LTE या लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये अगेन एक स्टैंडर्ड है वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन का जो कि मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं टू ट्रांसमिट डेटा एंड वॉइसेस। तो ये बेसिकली एक इनहैंस्ड वर्जन है जीएसएम का। इसके बारे में एक और चीज स्पेशल है कि LTE जो है वो बोथ जीएसएम के फोन्स के साथ भी यूज हो सकता है और CDMA 2000 नेटवर्क्स के साथ भी यूज हो सकता है। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दो टाइप के टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, जीएसएम एंड CDMA, और LTE जो है वो दोनों के साथ ही यूज हो सकता है, जीएसएम के साथ भी और CDMA नेटवर्क्स के साथ भी। तो LTE इज बेसिकली वायरलेस इंटरफेस दैट इज जो LTE के बारे में लेकिन एक ये चीज है कि जो एज हमने पढ़ा था दैट वाज बैकवर्ड कंपैटिबल विद जीएसएम, लेकिन जो LTE है इट इज इनकम्पैटिबल विद बैकवर्ड वर्जन्स, यानी जो 2G और 3G नेटवर्क्स पुराने हैं उसके साथ जो LTE है इट इज नॉट कंपैटिबल, इट इज ओनली कंपैटिबल विद द 4G नेटवर्क्स। तो ये आपको ध्यान रखना है LTE के बारे में, इट डजंट हैव द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। नेक्स्ट जो आपको चीज याद रखनी है LTE के बारे में वो ये कि इट कैन वर्क ऑन बोथ फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लीकेंसिंग एंड फ्रीक्वेंसी टाइम डिवीजन। यानी जीएसएम जो सिर्फ टाइम डिवीजन पे वर्क कर रहा था, LTE जो है इट सपोर्ट्स बोथ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज टाइम डिवीजन। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो कि LTE के बारे में याद रखने हैं। अब हम बेसिकली जो कि हमारे बहुत ही कॉमन सेल्यूलर
स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने बहुत ज्यादा न्यूज में भी सुने होंगे, 4G, 3G, 5G नेटवर्क्स, तो उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आप आजकल ज्यादा न्यूज में है वो है 4G। आफ्टर द जियो रेवोल्यूशन 4G सबको पता है कि क्या है, बट फिर भी एक बार टेक्निकली देख लेते हैं 4G क्या है। 4G is basically the fourth generation of mobile phone technologies that has followed up from after 3G and 2G generations. इसकी खासियत ये है it can transmit both data as well as voice with higher speeds than as compared to 3G। 3G जो है वो भी डेटा और वॉइस दोनों ट्रांसमिट कर सकता था, बट 4G जो है इट इज मोर चीपर देन 3G इन डेटा ट्रांसमिशन एंड यूजेस लेस बैटरी। तो ये 3G की डिफर है और 4G के बीच में डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। और कुछ फीचर्स देख लेते हैं या एडवांटेजेस देख लेते हैं 4G की जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली एडवांटेज ये है कि 4G जो है इट कैन बी यूज फॉर मल्टीमीडिया सर्विसेज लाइक टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वायरलेस इंटरनेट। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेटा स्पीड है वो बहुत ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू 3G, और स्पीड भी काफी अच्छी रहती है। उसके बाद इसका बैंडविड्थ भी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू 3G नेटवर्क्स। इट इज कम्प्लीटली पैकेट स्विच नेटवर्क्स। तो जैसा कि आपने पढ़ा था GSM जो था वो सर्किट स्विच था, जो 4G नेटवर्क्स हैं दे आर पैकेट स्विच नेटवर्क्स यूजिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है 4G के बारे में। नेक्स्ट चीज जो आपको 4G के बारे में याद रखनी है वो ये कि इसका जो डिले टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, इट इज 10 टाइम्स बेटर देन 3G। तो यहाँ पे जो लेटेंसी भी होगी वो भी कम रहेगी एज कम्पेयर टू 3G नेटवर्क्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू 4G आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5G। तो 5G जो नेटवर्क है अभी स्टिल डेवलपमेंट में ही है। इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे 2020 में आएगा 5G नेटवर्क। बट 5G है क्या? 5G इज अगेन एन एडवांस वायरलेस सिस्टम ऑफ टेलीफोनी या मोबाइल टेलीफोनी अगर हम बात करें तो, विद हाई स्पीड एंड अल्ट्रा हाई रिलायबिलिटी। यानी इसकी सिक्योरिटी नेटवर्क, स्पीड नेटवर्क की अगर हम बात करें, बैंडविड्थ की बात करें तो दे आर मच हायर देन 4G। इसलिए इसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी यूज करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा हाई स्पीड चाहिए होती है। सबसे पहला इसको जो 5G लॉन्च हुआ है दैट हैज बीन लॉन्च इन साउथ कोरिया ड्यूरिंग द विंटर ओलंपिक्स इन प्योंगचांग। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू 5G आपको पता होने चाहिए। सो नाउ लेट अस एक बार हम 5G के कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं, क्योंकि आजकल 5G बहुत ज्यादा न्यूज में भी है और इट इज द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दैट विल बी यूज्ड इन इंडिया। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 2020 में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इट विल बी लॉन्च्ड एज पर द यूनियन टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। तो 5G के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि अभी तक डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है कि यही 5G के स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। सबसे पहले तो इसकी लेटेंसी जो होगी वो इट विल बी लेस देन 1 मिली सेकेंड्स। सेकेंड, उसकी जो डेटा रेट्स है इट विल बी अप टू 100 Gbps। तो ये डेटा रेट्स और लेटेंसी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बाकी चीजें तो आप खुद भी गेस कर सकते हैं, लाइक बैंडविड्थ बढ़ेगी, उसकी नंबर ऑफ डिवाइस का कनेक्शन बढ़ेगा, उसकी बैटरी लाइफ इंप्रूव होगी। तो जो भी आप रिक्वायरमेंट्स अपने फोन में चाहते हैं, नेटवर्क में चाहते हैं, वो सारी अपग्रेड होती हैं एज द नेटवर्क अपग्रेड्स। तो ये जो फैसिलिटीज है ये होंगी 5G की फैसिलिटीज, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक टैबुलर फॉर्म में डेटा भी दिया है जो कि डिफर कर रहा है डिफरेंट जनरेशन ऑफ फोन्स को, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G को। तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट रहे इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। So let us now try to answer the question, which one among the following does not belong to the GSM family of wireless technologies? तो यहाँ पे हमें नॉट पूछा है, ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। A H, B LTE, C DSL, D both Edge and LTE। तो क्योंकि Edge और LTE जो है वो दोनों ही एडवांस वर्जन है GSM फैमिली का, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the near field communication technology या NFC, which of the following statements is or are correct? तो ये पूछा गया था 2015 के prelims में। पहला स्टेटमेंट है, it is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio fields. Second, NFC is designed for use by devices which can be at a distance of even a meter from each other. And third, NFC can use encryption while sending sensitive information. तो आपको बताना है कि NFC के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। So let us see the explanation. So NFC है क्या? NFC is basically a short range wireless technology जो कि यूज करते हैं हम टू कलेक्ट एंड इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम अनदर क्लोजली रिलेटेड NFC डिवाइस या टैग। तो बेसिकली दो डिवाइसेस हैं, वो उनके बीच में हम कनेक्शन कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ NFC टैग या NFC कनेक्शन के थ्रू हम उनके इंटरेक्शन कर रहे हैं। दिस
NFC टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा एज वेल एज फाइल्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज जो NFC के बारे में है, इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड रेडियो फील्ड्स, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के ऊपर यूज करती है। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नियर फील्ड यानी बहुत ही ज्यादा क्लोज रेंज टेक्नोलॉजी है, सो बेसिकली कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स तक मैक्सिमम है ये वर्क करेगी, इट इज जनरली वेरी क्लोज, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, इसलिए इसे कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस ऑलमोस्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है लेकिन फिर भी कॉन्टैक्टलेस रहता है, तो ये बेसिकली दो डिवाइसेस जो है वो बहुत ज्यादा नियर है बट कॉन्टैक्ट में नहीं है, सो इसलिए हम इसको नियर फील्ड टेक्नोलॉजी या कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। दिस वाज डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ पीयर टू पीयर कनेक्शन टू एक्सचेंज डेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है, डेटा कनेक्शन के लिए ये यूज किया था सबसे पहले फिलिप्स एंड सोनी ने इसे एम्प्लॉय किया था। NFC जो टेक्नोलॉजी है, इट इज वेरी सिमिलर टू RFID टैग्स, तो NFC जो टेक्नोलॉजी है, इट बेसिकली यूजेस सिमिलर प्रिंसिपल एज इन द RFID टैग्स। RFID टैग्स होते क्या हैं ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट चीज जो NFC के बारे में पता होनी चाहिए आपको वो ये, इट बेसिकली ऑपरेट्स एट 13.56 मेगाहर्ट्ज, तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड जो इसकी डेटा रेट ट्रांसमिशन है, इट बेसिकली वेरीज फ्रॉम 106 किलोबाइट्स पर सेकेंड टू 424 किलोबाइट्स पर सेकेंड। NFC डेटा जो है, इट कंटेन डेटा दैट आर टिपिकली रीड ओनली बट मे बी राइटेबल, जनरली जो डेटा होता है NFC टैग्स में वो रीड ओनली होता है, दे कैन नॉट बी चेंज वंस दे आर इस्टेब्लिश, तो यानी ये फिक्स टाइप ऑफ डेटा है जो कि NFC टैग्स अगर किसी दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में यूज हो रहा है, अगर वो NFC कंपैटिबल है तो वो रहेंगी, आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, उसकी स्पेसिफिकेशंस को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो NFC डिवाइस टैग्स होते हैं, जस्ट लाइक RFID टैग्स, दे कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव, यानी हो सकता है कि उनकी खुद की पावर टेक्नोलॉजी हो या फिर ना हो, सो इसलिए NFC टैग्स भी सिमिलर टू RFID टैग्स दो टाइप के होते हैं, एक्टिव या पैसिव। They can be जो tags होते हैं, they can be used to store personal data such as debit and credit card information, loyalty programs, तो ये जो टैग्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल मेमोरी, सिक्योरिटी, डेटा रिटेंशन, राइट एंड्योरेंस, तो ये डिफरेंट डेटा को ये स्टोर करते हैं, और इसकी जो मेमोरी रेंज होती है दैट वेरीज फ्रॉम 96 टू 4096 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली बहुत ही सिक्योर्ड काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक डिवाइस जो है उसके अंदर फिक्स डेटा है, पासवर्ड है, मोबाइल आपके क्रेडेंशियल्स है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और वो दूसरी डिवाइस तभी एक्सेस कर पाएगी अगर वो NFC से कनेक्टेड है, NFC टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके साथ पहले से कनेक्टेड है। तो ये आपको एक डेवलपमेंट हिस्ट्री बताई गई है ताकि आप NFC को बेटर समझ पाएं। सबसे पहले NFC जो है उसका जो डेरिवेशन हुआ था वो 1983 के RFID टैग से हुआ था, बाद में 2004 में प्रॉपर NFC डेवलप हुआ, तो इनिशियल 1983 की अगर हम बात करें वहां पे RFID आया, RFID से 2004 में NFC बना, और करंटली NFCs को हम बहुत ज्यादा कॉमनली अपने फोन्स में देख सकते हैं, लाइक आईफोन्स या सैमसंग के कुछ फोन्स में NFC अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने कुछ एप्लीकेशंस बताई हैं आपको NFCs की यूज हो सकती है, अदर देन डेटा एक्सचेंज, जो कि इनिशियली जो फिलिप्स एंड सोनी ने इसे बनाया था तो वो सिर्फ डेटा एक्सचेंज के लिए बनाया था, लेकिन बाद में क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो इसे बाकी जगह भी यूज किया जाता है, बाकी कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए भी यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल इन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, यानी पेमेंट एक जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह आप उसको टच करके या स्वाइप करके यूज करते हैं, सिमिलरली ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट कार्ड्स की पेमेंट स्लिप्स में आप इसे यूज कर सकते हैं, टिकटिंग सिस्टम में आप इसे यूज कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या 5G नेटवर्क्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स में यूज कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट यूटिलिटीज है NFCs की। सो नाउ क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है NFC इज वेरी सिमिलर टू RFID टेक्नोलॉजीज, अब हम देखेंगे कि RFID एक्चुअली है क्या। RFID is basically an acronyms for radio frequency identification, तो यहाँ पे आपको नेम से पता लग रहा होगा कि हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करके उसकी कम्युनिकेशन कर रहे हैं यूजिंग रेडियो वेव्स, तो यहाँ पे दो चीजें हमें पता लगी फ्रॉम दिस एक्रोनिम। तो होता भी यही है, RFID जैसा कि आपने बहुत कॉमनली जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा जो जनरली कुछ जो भी असेसमेंट्स होती हैं, क्लोथ्स होते हैं, उन पे एक टैग लगा होता है, तो जो ये टैग होता है ये बेसिकली एक RFID टैग होता है। जब भी शॉपकीपर आप कोई चीज खरीदते हैं तो इस RFID कोड को स्कैन करता है, टैग को स्कैन करता है, और इससे जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो उस RFID रीडर के थ्रू सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती है। सो ऐसा ये बेसिकली एक डेटा ट्रांसफर का ही सिस्टम हुआ, जस्ट
बट इसकी एप्लीकेशन बहुत अलग हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हुई फॉर एसेट ट्रैकमेंट या जो भी हम प्रोडक्ट साइकिल की मैनेजमेंट है उसके लिए हम यहाँ पे RFID को यूज कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं एग्जैक्टली RFID है क्या। RFID बेसिकली इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट बिलोंग टू ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, कलेक्ट डेटा अबाउट देम एंड एंटर दोज डेटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर सिस्टम विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। तो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाती है, इसलिए RFID टेक्नोलॉजीज जो है वो फायदेमंद होने के साथ साथ सिक्योर भी बहुत ज्यादा रहती है। इनमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो बेसिकली एक सिक्योर्ड वे है जहां पे हम एसेट की ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो RFID टैग्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट में हो। यानी अगर वो हमसे बहुत दूर भी है, बहुत हमारे बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में नहीं भी है, तो भी हम RFID ट्रैक की हेल्प से उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सेकेंड एडवांटेज रहता है RFID टैग्स का। RFID टैग्स जो है इसलिए डिफर करते हैं बारकोड से, जो कि बारकोड बेसिकली एक सिस्टम है ब्लैक व्हाइट लाइंस का, जो कि आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा, स्ट्रिप्स का ब्लैक व्हाइट कोड होते हैं ऐसे। तो ये जो सिस्टम होते हैं, बारकोड जो होते हैं, वो जनरली आप लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए एज कम्पेयर टू RFID टैग्स। तो ये इसके एडवांटेज है ओवर बारकोड्स। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग हम देखेंगे आगे। तो इस डायग्राम में बेसिकली RFID की वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे एक RFID रीडर है जो कि टैग को रीड कर सकता है या उसको फाइंड कर सकता है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन का मेथड यूज कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, और जो टैग है वो बेसिकली इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर है और वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू दिस RFID रीडर। तो ये इसका मैकेनिज्म है जिससे RFID वर्क करते हैं। सो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। With reference to NFC या टेक्नोलॉजी, which of the following statement is or are correct? तो ये पूछा गया था 2015 के प्रीलिम्स में। It is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio fields. तो ये बिल्कुल सही है। NFCs जो है like RFIDs use electromagnetic radio fields and are contactless communication technologies. Next, NFC is designed to use by devices which can be distances at even a meter from each other. तो ये गलत है क्योंकि NFCs के लिए जो डिस्टेंस की रेंज है वो बहुत ही कम रहती है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए हम इसे कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अनलाइक RFIDs जो कि काफी डिस्टेंस पे भी वर्क कर सकती है, NFC इज अ क्लोज रेंज या शॉर्ट रेंज डिस्टेंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, NFCs कैन यूज एन्क्रिप्शन व्हाइल सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम इसे पेमेंट मोड के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो इसलिए इसका आंसर होगा सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ WiMAX टेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे कि WiMAX है क्या। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस WiMAX। WiMAX बेसिकली स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये जो वायरलेस है WiMAX है, वो बेसिकली एक वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है just like Wi-Fi. तो ये आपको याद रखिए, WiMAX is very similar to Wi-Fi. It again provides broadband connectivity for communication purposes. This WiMAX was created by WiMAX Forum, इसलिए इसका नाम WiMAX रखा गया in June 2001, just to deliver broadband access services to residential and enterprise customers in economical way. So इसकी जो स्पीड है it can vary up to 1 gigabits per second. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो स्पीड होती है that is very high. Due to its high speeds, it has been used to provide portable mobile broadband connectivity across cities and countries through various devices. Second, it can provide wireless alternatives to cable and digital subscriber line. यानी ये सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए नहीं, आप इसे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो बी यूज इन टेलीकम्युनिकेशन वॉइस सर्विसेज, वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज होती है, इसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट ग्रिड्स एंड मीटरिंग में भी WiMAX का यूज किया जाता है। सो बेसिकली अब हम देखेंगे क्योंकि WiMAX जो है वो काफी सिमिलर रहता है वाईफाई के, तो इसके डिफरेंसेस क्या हैं वाईफाई के साथ।
सो वाईमैक्स जो है वो बेसिकली एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है एज कम्पेयर टू वाईफाई। इसकी रेंज जो ज्यादा होती है वाईमैक्स की एज कम्पेयर टू वाईफाई। वाईफाई जो होता है वो जनरली एक लोकल एरिया नेटवर्क या एक घर तक ही सीमित होता है या 2-3 घरों तक ही सीमित रहता है। लेकिन जो वाईमैक्स है उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो एक वाईमैक्स ट्रांसमीटर है तो इसकी जो रेंज है वो बढ़ गई है लाइन ऑफ साइट से लेके नॉन लाइन ऑफ साइट एरियाज भी इसने कवर कर लिए हैं। सो ये जो ISP यहाँ पे इसको भी कनेक्टिविटी दे रहा है, जो एक एंटरप्राइज है एक घर को भी कनेक्टिविटी दे रहा है। तो इसकी जो वाईमैक्स का ट्रांसमीटर है उसकी वजह से इसकी रेंज काफी ज्यादा है। इट बेसिकली यूजेस अगेन द रेडियो फ्रिक्वेंसी दैट इज यूज्ड बाय वाईफाई 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज। उसके अलावा ये एक और फ्रिक्वेंसी रेंज यूज करता है दैट इज 3.5 एंड 2.5 गीगाहर्ट्ज। तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में इसकी वेराइटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाईफाई। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है थर्ड, अगर हम बात करें तो जो वाईमैक्स है इट बेसिकली रन्स ऑन अ कनेक्शन ओरिएंटेड मैक, यानी जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है यहाँ पे वो कनेक्शन ओरिएंटेड है होता है एज कम्पेयर टू वाईफाई, जहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो कनेक्शन ओरिएंटेड हो। इट कैन बी कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन कंटेंशन बेस्ड। तो ये जो यहाँ पे नेटवर्क है मीडिया एक्सेस कंट्रोल है वो जरूरी नहीं है कनेक्शन ओरिएंटेड हो वाईफाई की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट, वाईमैक्स की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाईफाई। ये भी आपको याद रखना है। इसलिए वाईफाई जो कि बहुत ही कम चीजों के लिए डिलीवरी के लिए यूज हो सकता है, वाईमैक्स जो होता है इट कैन बी यूज फॉर मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज लाइक टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेल्थ सर्विसेज, बहुत सारी जगह हम वाईमैक्स को यूज कर सकते हैं। So now let us try to answer the question. WiMAX is related to which one of the following? A. Biotechnology, B. Space technology, C. Missile technology या D. Communication technology. तो इसका आंसर होगा D, that is communication technology. Next question देखते हैं. Consider the following statements. This was asked in prelims 2004. First statement: smart card is basically a plastic card with an embedded microchip. Second, digital technology is primarily used with new physical communication mediums such as satellite and fiber optics transmission. And third, a digital library is a collection of documents in an organized electronic form available on the internet only. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. So friends, to answer this question, you need to know what is smart card and what is digital library. So let us see, this is an explanation. सबसे पहले स्मार्ट कार्ड क्या होता है. स्मार्ट कार्ड इज बेसिकली अ टाइप ऑफ प्लास्टिक कार्ड जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या IC चिप इंटीग्रेट होती है जो कि बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर का काम करती है. उसके कारण जो ये कार्ड होता है एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है. इट कैन डू सम प्रोसेसिंग एंड सम एक्टिविटीज. सो कुछ प्रोग्राम्स इसके अंदर इनबिल्ट होंगे जिसके कारण ये स्मार्ट कार्ड जो है वो वर्क कर सकेगा. इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें, इट इज बेसिकली कनेक्टेड टू अ होस्ट कंप्यूटर और कंट्रोलर वाया कार्ड रीडर. तो यहाँ पे ये कार्ड रीडर है, इसके थ्रू हमने इसे एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है और ये स्मार्ट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस स्मार्ट कार्ड रीडर के थ्रू इस कंप्यूटर में ट्रांसमिट हो जाती है डायरेक्टली. इट बेसिकली यूज अ माइक्रो कंट्रोलर यूजिंग USB पोर्ट RS-232 सीरियल पोर्ट्स. तो ये बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहा है जो अगर हम स्मार्ट कार्ड की बात करें तो. नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है. डिजिटल लाइब्रेरी बेसिकली एक डिजिटल रिपोजिटरी है जहां पे हम जो भी हमारा डिजिटल डेटा है, इट कैन बी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जो भी हमारे डिजिटल फॉर्मेट में डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं ऑन इंटरनेट या किसी लाइब्रेरी की फॉर्म में. सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि ये जो डेटा है वो ऑलरेडी इंटरनेट पे प्रेजेंट हो या डिजिटल फॉर्म में हो. एक ऐसा डेटा जो कि ओरिजिनली डिजिटल फॉर्म में नहीं है बल्कि उसको हमने बाद में कन्वर्ट किया है डिजिटाइज फॉर्म में. फॉर एग्जांपल, जिसे आपने फोटोग्राफ को स्कैन करी या कोई फाइल ऐसी है जिसको आपने स्कैन करके प्रिंटर में इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रोड्यूस किया है, वो भी प्रोसेस्ड फाइल्स को भी आप डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हैं. इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने खुद का अपना नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. इसके अंदर जो भी डिफरेंट डिजिटल लाइब्रेरीज हैं इंडिया की, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की या जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको हम एक कंप्लीट सारी डिजिटल लाइब्रेरीज की एक इंटीग्रेटेड डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे इस इनिशिएटिव के अंदर. और ये जो लाइब्रेरी है इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर. यहाँ पे एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा जो कि डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करेगा और इस डेटा को स्टोर करेगा. इस डेटा में बेसिकली जो ये डेटा होगा इट विल बी अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. अगर हम बात करें अबाउट 70 लैंग्वेजेस इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी.
जरूरी नहीं है कि जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है उसका डेटा सिर्फ इंग्लिश में हो, इट कैन बी इन एनी फॉर्म ऑफ इन एनी लैंग्वेज। तो ये आपको ध्यान रखना है, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल लाइब्रेरी। अब हम अपने क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ये पूछा गया था, हमें 3 स्टेटमेंट दी गई थी और हमें पूछा गया था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट थी रिगार्डिंग स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड विद एम्बेडेड माइक्रोचिप, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके अंदर एक आईसी चिप होती है जो कि माइक्रो कंट्रोलर का काम कर रही है और प्रोसेसिंग करती है। सेकेंड, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज प्राइमरीली यूज्ड विद न्यू फिजिकल कम्युनिकेशन मीडियम सच एज सैटेलाइट एंड फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं इन सैटेलाइट फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन, जिससे हमारा जो डिजिटल फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, अनलाइक पहले जो कि सिर्फ एनालॉग में ही डेटा ट्रांसफर किया जाता था। थर्ड स्टेटमेंट है डिजिटल लाइब्रेरी के रिगार्डिंग, डिजिटल लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रिक फॉर्म अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ओनली। सो ये क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज है इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डिजिटल लाइब्रेरी में जरूरी नहीं है कि डेटा सिर्फ इंटरनेट पे हो, कोई भी डेटा जो भी डिजिटाइज फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सके वो हम डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हैं। सो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और इसका आंसर होगा बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग लाइफाई टेक्नोलॉजी। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2018 में। विद रेफरेंस टू लाइफाई, recently in the news, which of the following statement is or are correct? It uses light as the medium for high speed data transmission. Next, it is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है some facts regarding Li-Fi. Let us see what is this Li-Fi technology. So now let us see what is this Li-Fi technology. Li-Fi basically stands for light fidelity. जैसा कि Wi-Fi था that standard for wireless fidelity, वैसे ही Li-Fi stands for light fidelity. ये अगेन एक हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि यूज करती है विजिबल लाइट को फॉर ट्रांसमिशन। सो अनलाइक वाईफाई जो कि वायरलेस रेडियो वेव्स को यूज करती थी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, यहाँ पे हम विजिबल लाइट को एज अ स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन पर्पसेस। दिस टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेराल्ड हैस इन 2011 ड्यूरिंग द टेड ग्लोबल टॉक। तो ये जो लाइफाई टेक्नोलॉजी है, इट स्टार्टेड डेवलपिंग ड्यूरिंग 2011. It is basically used for transmitting data using speeds of visible light, ultraviolet and infrared spectrums. But maximum जो इसकी transmission होती है वो ultra visible light में ही होती है through LED lamps. तो ये आपको ध्यान रखना है। दो ये बाकी जगह पे भी, बाकी स्पेक्ट्रम में भी ये यूज कर सकते हैं, बट करंटली इसकी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ LED लैम्प्स के थ्रू विजिबल लाइट की रेंज को ही यूज करके है। अब क्योंकि जो प्रेजेंट स्टेज है वो विजिबल लाइट के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो क्योंकि ये बेसिकली विजिबल लाइट को यूज कर रही हैं जो कि एक लेस बिजी स्पेक्ट्रम है एज कम्पेयर टू रेडियो वेव स्पेक्ट्रम, तो इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू वाईफाई टेक्नोलॉजी। सेकेंड चीज ये कि इसका जो स्पेक्ट्रम है इट इज 10,000 टाइम्स लार्जर देन द रेडियो वेव स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो रेडियो वेव स्पेक्ट्रम है उसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ही कम रहती है, विजिबल लाइट की जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा है, तो इसलिए इसको ज्यादा लोग या ज्यादा डिवाइसेस एट अ टाइम यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज डेटा स्पीड। डेटा स्पीड भी लाइफाई की ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू वाईफाई डेटा रेट्स। इसकी जो स्पीड होती है इट कैन बी अराउंड 224 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। वाईफाई की अगर हम स्पीड की बात करें तो इट कैन बी हार्डली मैक्सिमम टू बी 1 to 2 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो इसलिए इसकी स्पीड भी है वो बहुत ज्यादा यूज करती है। नेक्स्ट चीज ये कि लाइफाई जो है इट इज वेरी सिक्योर्ड काइंड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक, इसलिए इसको बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव एरियाज पे भी यूज किया जा सकता है, लाइक हॉस्पिटल्स, एयरप्लेन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। क्यों अनलाइक रेडियो वेव्स जहाँ पे थोड़े रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्पेक्ट्रम के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लाइफाई टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली विजिबल लाइट को यूज कर रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिविटी कम होती है विजिबल लाइट की, इसलिए इसे हम यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्योंकि ये विजिबल लाइट यूज कर रही है इसलिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। विजिबल लाइट यूज करने के कारण ये सिर्फ डे में ही हम इसे यूज कर सकते हैं, नॉट एट नाइट। नाइट में जब सारे विजिबल लाइट खत्म हो जाएगी, फॉर एग्जांपल आपने सारे लैंप्स वगैरह एलईडी लैंप्स वगैरह बंद कर दिए हैं, तब ये ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पे कोई लाइट नहीं होगी, इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज रहती है। नेक्स्ट जो विजिबल लाइट है इट कैन नॉट क्रॉस वॉल्स, जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं उसको विजिबल लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, अनलाइक रेडियो एक्टिव वेव्स इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम रहती है, तो ये फिजिकल बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकती। सो इसलिए ये भी इसकी जो एक्सेसिबिलिटी को है वो लिमिट करती है, ये इसकी दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं।
सो अब हम एक बार लाइफाई को देख लेते हैं। सो लाइफाई को और अच्छे से समझने के लिए एक बार उसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। लाइफाई जो है वो बेसिकली इसमें दो चीजें होती है, एक फोटो डिटेक्टर होता है और एक लैम्प ड्राइवर होता है। जो फोटो डिटेक्टर होता है वो बेसिकली लाइट सिग्नल्स को डिराइव करता है या रिसीव करता है फ्रॉम एलईडी लैम्प्स एंड इट प्रोसेसेस दिस लाइट सिग्नल्स इनटू डेटा। यानी जो लाइट सिग्नल्स हैं, जो हमारी विजिबल लाइट की रेंज है, उसको हमने डिजिटल डेटा में, स्ट्रीमेबल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। This data is then fed into LED bulbs and that transmitted at high speeds with help of photo detectors. तो ये इसकी वर्किंग रहती है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन, अगर आपको और डिटेल में लाइफाई को समझना है, उसके डिफरेंसेस को समझना है, तो आप इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं कि लाइफाई और वाईफाई में क्या क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस हमने यहाँ पे उसको टेबुलर फॉर्म में लेके आए हैं ताकि आप उससे और समझ पाए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर्स लाइक प्राइवेसी, डेटा ट्रांसफर स्पीड्स, जो उसके फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं, टेक्नोलॉजीज यूज हैं, तो ये सब उसके एप्लीकेशंस के बेसिस पे। तो दिस बेसिकली इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ताकि आप इसको रिकॉल करना आपको थोड़ा आसान रहे। So now let us try to answer the question. With reference to Li-Fi recently in use, which of the following is or are correct? First, it uses light as a medium for high speed data transmission. तो ये सही है कि ये visible light को use कर रहा है high speed data transmission के लिए. Next statement, it is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. तो ये दोनों statement सही है. It is a wireless technology and has faster data speeds than Wi-Fi. तो इसका आंसर होगा C. That is both 1 and 2 are correct statements. Next question देखते हैं. So next question here related to what is virtual private network. This was asked in prelims 2011. So let us see the explanation. What is virtual private network before we answer this question. So virtual private network is basically an extended private network across a public network. यानी एक public network को हम private network में convert करते हैं, एक virtual private network में convert करते हैं, ताकि जो different users हैं वो एक secured connection बना सकें और एक ही डिफरेंट एरियाज के जो लोग हैं वो सिक्योर्ड वे में अपना फाइल्स को ट्रांसफर कर सके। सो बेसिकली एक पब्लिक नेटवर्क को हमने प्राइवेट बनाया है, एक डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस को शेयर डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट किया है विद दिस वर्चुअल नेटवर्क। सो ये जो VPN टेक्नोलॉजी है, इट वाज बेसिकली डेवलप्ड टू अलाउ रिमोट यूजर्स एंड ब्रांच ऑफिसर्स टू एक्सेस कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस एंड रिसोर्सेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हेडक्वार्टर है, इसको डेटा ट्रांसफर करना है टू दिस ब्रांच ऑफिस एंड अ पर्सन सिटिंग एट हिज होम। तो अगर इसको अपने घर से या किसी ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस का डेटा को एक्सेस करना है, सो ही नीड्स टू यूज अ सिक्योर्ड मैकेनिज्म। अगर वो सिंपल इंटरनेट यूज करेगा, देयर आर चांसेस दैट अ हैकर कैन एक्सेस दिस डेटा। तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है एक सिक्योर्ड मैकेनिज्म दे रहा है ताकि ये घर बैठे भी इस सिक्योर्ड तरीके से इस हेडक्वार्टर के डेटा को एक्सेस कर सके। सो इसके बेनिफिट क्या रहेंगे? फर्स्टली इनहैंस सिक्योरिटी, दूसरा रिमोट कंट्रोल, थर्ड शेयर्ड फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड, नेक्स्ट ऑनलाइन एनोनिमिटी, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो कहीं भी बैठे हम अपनी कंपनी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट गिविंग आवर आइडेंटिटी। नेक्स्ट अनब्लॉक वेबसाइट्स एंड बाईपास फिल्टर्स। तो क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो है वो उनकी लोकेशन हमें पता नहीं कर सकते, उनमें एनोनिमिटी रहती है, सो हम एक ब्लॉक वेबसाइट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी रहता है, कई बार इसे एंटी सोशल एलिमेंट्स यूज भी करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। नेक्स्ट, क्योंकि एनोनिमिटी रहती है तो आईपी एड्रेस भी इससे चेंज किया जा सकता है अपना। इट प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? First statement, it is a private computer network of an organization where the remote users can transmit encrypted information through the server of the organization. Next, it is a computer network across a public network that provides users access to the organization's network while maintaining security of the information transmitted. Third, it is a computer network in which users can access a shared pool of computing resources through a server provider. None of the statements are correct in description of virtual private network. So friends, इसका आंसर होगा B। क्यों? क्योंकि जो this is basically a public internet which is converted into private network so that the organization can exchange data with enhanced security. So पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे कोई encrypted information transmit नहीं हो रही है through private network. It is basically a public network. जो virtual private network है, it is only a public network, not a private network. तो इसलिए पहली statement गलत है।
थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हम किसी रिसोर्सेज को शेयर करने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेटा इन एक्सेस की बात कर रहे हैं या डेटा रिसोर्सेज को यूज करने की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज रिगार्डिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2018 में। तो यहाँ पे हमें 3 यूजेस दिए गए हैं, मोबाइल फोन ऑपरेशंस, बैंकिंग टेक्नोलॉजीज एंड कंट्रोलिंग पावर ग्रिड्स। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी जगह पे हम जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। जीपीएस टेक्नोलॉजी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने अपनी स्पेस का लेक्चर डिस्कस किया था, जहां पे हमने नाविक डिस्कस किया था। तो वहां पे हमने आपको ब्रीफली बताया था कि जो जीपीएस है वो बेसिकली यूएस का एक सिस्टम है, नेविगेशनल सिस्टम है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज है। तो यहाँ पे हम डिटेल में जीपीएस को डिस्कस करेंगे। जीपीएस जो है बेसिकली एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जो कि यूएस एयरफोर्स ने सबसे पहले डिजाइन किया था। इनिशियली ये जो था एक मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया गया था, लेकिन 1980s में इसको सिविलियन पर्पस के लिए कन्वर्ट किया गया था। जीपीएस की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेबिलिटीज की बात करें, इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो इसकी मेन एडवांटेजेस रहती हैं कि इट प्रोवाइड्स ग्लोबल नेविगेशन। सेकेंड, इट कैन वर्क अक्रॉस एनी वेदर सिस्टम्स, यानी एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहती। उसके बाद इसकी कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, तो इट इज कम्प्लीटली फ्री टू एनीबडी कैन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, इसकी जो रेंज है, एक्यूरेसी रेंज है, वो बहुत ज्यादा रहती है, 50 मीटर्स की एक्यूरेसी तक इसकी रेंज रहती है, इसलिए इसे नेविगेशन पर्पसेस के लिए हम आसानी से यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी मेजर लिमिटेशन रहती है कि फिजिकल बैरियर्स को जल्दी से ब्लॉक हो जाता है, फिजिकल बैरियर्स को इसके जो जीपीएस सिग्नल्स है वो ट्रांसफर नहीं कर पाते, तो फिजिकल बैरियर्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। उसके बाद इट कैन नॉट वर्क वेल इन इंडोर एंड अंडरग्राउंड स्पेसेस। एंड लास्टली जो सैटेलाइट मेंटेनेंस है, रेडियो इंटरफेरेंस है, इससे इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये कुछ जीपीएस रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो अब हम देखते हैं जीपीएस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जीपीएस जो एप्लीकेशन है, इट कैन जीपीएस की जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होती है। सबसे कॉमन आपको पता ही है, इट इज यूज एज अ नेविगेशनल सिस्टम फॉर लोकेशन ट्रांसमिशन। उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टाइमिंग मैनेजमेंट। तो क्योंकि ये टाइम को भी ट्रैक करता है, क्योंकि नेविगेशन सर्विसेज जो होती हैं वो बेसिकली टाइम बेस्ड सर्विसेज होती हैं, तो टाइमिंग भी इसका इंपॉर्टेंट यूटिलिटी रहती है। इस टाइमिंग यूटिलिटी के कारण इट इज यूज्ड इन बैंकिंग ऑपरेशन फॉर सेफ पेमेंट ट्रांसमिशंस एंड ट्रैकिंग दिस टाइमिंग एक्सचेंज, क्योंकि जो टाइम बेस्ड स्टैम्प सिस्टम होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज जो होती हैं, वो टाइमिंग के बेसिस पे चलती हैं। तो वहां पे भी बैंकिंग में भी जीपीएस को यूज किया जा सकता है। उसके अलावा ट्रैकिंग में इसे यूज किया जाता है, व्हीकल ट्रैकिंग के लिए इसे यूज किया जाता है, व्हीकल मैनेजमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है, एंड फाइनली मैपिंग सर्विसेज में भी हम जीपीएस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जीपीएस की कहाँ कहाँ पे यूटिलिटी है। पावर ग्रिड्स में इसकी यूटिलिटी है, बैंक्स में इसकी यूटिलिटी रहती है, कम्युनिकेशन सेंटर्स, डेटा सेंटर्स में इसकी यूटिलिटी रहती है, नेटवर्क्स में इसकी यूटिलिटी रहती है। तो ये सारी जगह पे हम जीपीएस को यूज कर सकते हैं। So friends, now let us try to answer this question. GPS technology is used in which of the following areas? First, mobile phone operations, second, banking operations, and third, controlling the power grids. तो इन तीनों जगहों पे हम GPS टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, तो हमारा आंसर होगा डी, दैट इज 1, 2 and 3. So friends, now let us move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डिस्क्रिप्शन दी है कि हमें बताया है कि कोई टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो टेक्नोलॉजी क्या है। सो फ्रेंड्स, दिस इज आल्सो अ मीडियम की जिससे कि हम पता कर सके कि इसलिए हमें एक टेक्नोलॉजी के फीचर्स पता होने चाहिए, ताकि अगर हमें कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन दी है तो उसे हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सके। सो नाउ लेट अस रीड दिस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें दिया है, व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग, यू वेक अप एंड टैप इट टू स्टॉप द अलार्म, which makes your geysers to be switched on automatically. The smart bin or in your bathroom shows the day's weather and indicates the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from the refrigerator for making breakfast, it recognizes a shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh grocery items. When you step out of your house and lock the door, all lights, fans, geysers and ACs get switched off automatically. On the way to your house, your car warns you out of the traffic congestion ahead and suggests you an alternative way. And if you are late in the meeting, it will send a message to your office automatically. Which one of the following terms best describes the above scenario? तो ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2018 में। So यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर सके, वो आपस में मैसेजेस एक्सचेंज कर सके। सो फर्स्ट, इज इट ए, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, सेकेंड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और बाद में इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। सो लेट अस सी दीज टर्म्स।
So what is Internet of Things? Internet of Things basically is an extension of internet connectivity to physical devices. यानी जो इनिशियली इंटरनेट था वो पहले सिर्फ आपने देखा होगा या तो मोबाइल फोन्स में होता था, बाद में उस लैपटॉप्स या मोबाइल फोन्स तक ही सीमित था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज एम्बेडेड विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। यानी हर जो डिवाइस है उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्शन रहता है, और इस इंटरनेट कनेक्शन के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकती है और डेटा एक्सचेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रिज है, उसे अगर आपके फोन से पता लग रहा है कि आप घर में हैं, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाए। आपका एसी आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा एसी आजकल बहुत ज्यादा ऐसे कॉमनली आ गए हैं जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं वंस यू एंटर द हाउस। सो इस टाइप ऑफ एसी की कनेक्टिविटी या फोन्स की कनेक्टिविटी जो आपस में है, डिवाइसेस की कनेक्टिविटी है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो पहली बार जो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म थी, इसे कॉइन किया था प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साइंटिस्ट ने, दैट इज केविन एस्टन ने। He coined this term in 1999 and he preferred to call this term Internet for Things। क्यों? क्योंकि वहां पे जो चीजें थी, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थी, वो इंटरनेट को यूज करने वाली थी। बट विद टाइम दिस फील्ड हैज इवॉल्व्ड। अब इंटरनेट जो है वो सिर्फ सेंसर्स या वायरलेस नेटवर्क्स की तरह नहीं, वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकती हैं। देयर आर रियल टाइम एनालिटिक्स इन्वॉल्व्ड इन इट, प्रिडिक्टिव एनालिसिस इन्वॉल्व्ड इन मशीन लर्निंग। सो क्योंकि अब डिवाइसेस की जो यूटिलिटी है वो बढ़ गई है इंटरनेट को लेके, तो अब यहाँ पे हम कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसलिए हम अब टर्म यूज करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिटेल। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आपको इसको बेटर समझने के लिए आप इसके एवोल्यूशन को देख सकते हैं। अगर इसकी एवोल्यूशन की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट से इवॉल्व होना स्टार्ट किया। तो इनिशियली जो इंटरनेट था वो बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बना था, ताकि हम ईमेल्स एक्सचेंज कर सके, फास्टर कम्युनिकेशन कर सके, इंस्टेंटेनियस एक्सचेंजेस कर सके। सो इनिशियली इंटरनेट जो था वो ह्यूमंस के लिए यूज हो रहा था। विद एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब बाय टिम्बरली और वेब 2.0, सोशल मीडिया आया, सो इंटरनेट की जो यूसेज है वो बढ़ी। क्योंकि अब इंटरनेट की यूसेज इतनी ज्यादा बन गई है, तो इंटरनेट ऑफ पीपल से अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो इंटरनेट है वो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए नहीं, मशीन इंटरेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। सो ये जो एक मशीन टू मशीन इंटरनेट कनेक्शन है, वही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। सो इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेनिफिट क्या रहता है? इसका बेनिफिट ये रहता है कि कभी भी कोई भी डिवाइस आपस दूसरी डिवाइस से इंटरैक्ट कर सकती है, कोई भी इंसान दूसरे इंसान से इंटरैक्ट कर सकता है, कोई भी सर्विस है वो एक्सचेंज की जा सकती है दूसरे बिजनेस से। उसके अलावा कोई भी किसी भी जगह पे ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क कर सकता है। देयर इज नो प्लेस रिस्ट्रिक्शन, नो जोग्राफिकल बैरियर इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये जो बेनिफिट्स है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी रहती है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी, मशीन कनेक्टिविटी के कारण इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी रहती है। हर फील्ड में, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप बिजनेसेस में हो, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री देख ले, तो वहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल बढ़ रहा है। और इसलिए जो हमारी जो ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम्स है वो भी अब चेंज होके डिजिटल बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। सो अगर घर की बात करें तो वहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे क्वेश्चन में भी दिया था कि वहां पे टेम्परेचर रेगुलेटर सिस्टम है, स्मार्ट एसीज हो सकते हैं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं। सो ये होम में जहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज हो रहा है। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पे हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे हम स्मार्ट पार्किंग, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंजेशन के लिए वहां पे इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे हम प्रोडिक्शन यूज करने के लिए, कि क्रॉप की क्वालिटी प्रिडिक्ट करने के लिए, क्रॉप न्यूट्रिएंट प्रिडिक्ट करने के लिए वहां पे सॉइल एनालिसिस में इसे यूज कर सकते हैं। मिलिट्री की बात करें तो वहां पे हम थ्रेट एनालिसिस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। मेडिसिन की बात करें तो वहां पे हम इसे कॉन्टिन्यूस डायग्नोसिस के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेरेबल डिवाइसेस होते हैं जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली अलर्ट करते रहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल कैसा है, पल्स रेट सिस्टम कैसा है। सो दैट इज अगेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद इन्वायरमेंटल सिस्टम्स की बात करें तो वहां पे फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, स्पीशीज ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, टू कर्ब इलीगल पोचिंग वहां पे यूज कर सकते हैं। सो ये सारी यूटिलिटीज रहती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। सो अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में था, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट टर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल या एक सेट ऑफ रूल्स जिससे कि इंटरनेट गवर्न होता है, जिससे इंटरनेट की जो आपस में इंटरेक्शन है, जैसे कि एक डेटा जो है दूसरे डेटा पैक की तरफ जाता है, यानी एक
सर्वर से दूसरे सर्वर पे जा रहा है या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो डिसाइड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इनिशियली इसके बहुत सारे वर्जन बने हैं। जो करंट यूसेज में सबसे पहला वर्जन बना था वो था IPv4। तो IPv4 की बात करें तो ये बेसिकली एक 32 बिट एड्रेस था जिसके थ्रू इंटरनेट का जो डेटा था वो ट्रांसमिट करता था। तो ये बेसिकली एक 32 बिट हेडर होता था। हर बिट की अपनी सिग्निफिकेंस रहती है, कोई डेटा बताता है कि किस टाइप का डेटा है, कितने डिजिट्स का डेटा है, क्या उसमें एड्रेस है, कौन से URL पे वो डेटा जाना है। सो बेसिकली जो आपका IP एड्रेस होता है वही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। अब की वर्जन की बात करें तो अब IPv6 आ गया है। IPv6 जो है वो बेसिकली इनहैंस वर्जन है IPv4 का। कैसे? क्योंकि अब ये 32 बिट से बढ़कर 256 बिट का एड्रेस बार हो गया है। इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है। 2018 अक्टूबर की बात करें तो अब IPv6 की जो जोग्राफिकल रीच है वो 25% हो गई है। सो मोस्ट ऑफ द करंट इंटरनेट ट्रैफिक इज बीइंग रूटेड थ्रू IPv6। अब ये IP होता क्या है, ये बेसिकली एक इंटरनेट एड्रेस है जो कि कम्युनिकेशन के लिए आपको चाहिए होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी के घर जाना है, आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको कोई डेटा किसी की तरफ पहुंचाना है तो आपको उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए। सो IP एड्रेस बेसिकली एक तरीका है जिससे कि आप एक दूसरे इंसान को ढूंढ सकते हैं या उसको अपने इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये पैकेट्स के थ्रू डिलीवर होती है फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट with the help of IP addresses। So ये बेसिकली एक हेडर और फुटर की तरह काम, यहाँ पे इसमें कुछ हेडर होते हैं, कुछ फुटर होते हैं। इसके थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो हमें डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो बेसिकली मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी से रिलेटेड थी, जहाँ पे हर जो डिवाइस है वो दूसरी डिवाइस को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है जिसके थ्रू अगली डिवाइस अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी या अपना एक्शन ले रही थी। सो इस टाइप की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हमने अभी पढ़ा, कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे जो डिफरेंट मशीन टू मशीन इंटरेक्शन पॉसिबल रहती है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2000। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा गया है द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स। तो व्हाट इज दिस टर्म बाइट्स मींस? A 8 बाइनरी यूनिट्स, B 8 डेसिमल यूनिट्स, C 2 बाइनरी यूनिट्स या D 2 डेसिमल डिजिट्स। तो अब हमें देखना है कि मेमोरी बाइट्स क्या है। So basically कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें, इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट इज नीडेड टू प्रोसेस रॉ डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट। यानी जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है वो बेसिकली प्रोसेस करती है जो भी हम इनपुट देते हैं इनटू आउटपुट विद हेल्प ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस। तो यानी रॉ डेटा को प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट करता है, ये हमारा मेमोरी का फंक्शन है, ये कंट्रोल यूनिट का फंक्शन रहता है। ये जो मेमोरी है बेसिकली दो टाइप्स की हो सकती है। इट कैन बी वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो कि लाइट जाने पे इरेज हो जाती है। इट इज बेसिकली टेम्परेरी काइंड ऑफ मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है बेसिकली रोम या रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी है जो कि परमानेंट है। इट वोंट बी इरेज वंस द पावर बैकअप इज स्विच ऑफ। तो ये दो टाइप की मेमोरी है। उसके अलावा मेमोरी का हम जनरली जो यूज करते हैं, मेमोरी टर्म जो यूज करते हैं वो जनरली हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं स्टोरेज पर्पसेस के लिए। मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है इट इज जनरली यूज्ड इन टर्म्स ऑफ रैम एंड रोम। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें से जो रजिस्टर मेमोरी होती है दैट इज द फास्टेस्ट मेमोरी, जहां से हम स्पीड रिट्रीवल स्पीड जो होती है रजिस्टर मेमोरी की, जो रिट्रीवल स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो स्पेस होती है रजिस्टर मेमोरी की वो सबसे कम होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेमोरी की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ मेमोरीज की अगर हम बात करें, उसमें जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी उसकी पावर कम रहती है, उतनी उसकी स्पेस कम रहती है। तो रजिस्टर मेमोरी की अगर हम बात करें, उसकी कैपेसिटी जो स्टोर है वो सबसे कम है, लेकिन रिट्रीवल की जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा रहती है। सो ये कुछ फैक्ट है रिलेटेड टू मेमोरी। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन यूनिट्स ऑफ मेमोरी स्टोरेज। सबसे पहले रहता है हमारा बिट्स, जो हमारी बाइनरी डिजिट्स होती है 0 या 1, तो उसको हम कहते हैं, ये हमारी बेसिकली बिट्स या बाइनरी डिजिट्स रहती है। 8 बिट्स मेक 1 बाइट। फर्दर जो बाइट है इट इज 1024 bytes make 1 kilobyte, 1024 kilobytes make 1 megabyte, and so on up to 1 gigabyte, 1 terabyte, 1 petabyte, 1 exabyte, 1 zettabyte, 1 yottabyte, 1 brontomyte and 1 geopmyte. तो ये जो 1 geopmyte है, this is the highest memory unit that is currently in use.
सो मेमोरी के साथ एक और टर्म आजकल न्यूज में है, वो है मेमरिस्टर. मेमरिस्टर इज बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टिव डिवाइस दैट कैन परफॉर्म बोथ लॉजिकल डेटा एंड स्टोर डेटा. यानी ये सिर्फ डेटा को स्टोर नहीं कर रहा, ये प्रोसेसिंग भी कर रहा है. सो ये इसलिए हम इसे कह रहे हैं मेमरिस्टर, बिकॉज इसकी एक मेमोरी है एंड इट कैन ऑल्सो परफॉर्म सम लॉजिकल ऑपरेशंस. सो ये आपको टर्म याद रखनी है, दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स. So now let us try to answer our last question. तो यहाँ पे हमें पूछा गया था बाइट्स क्या है. बाइट क्या है? A 8 बाइनरी यूनिट्स, 8 बाइनरी डिजिट्स, B 8 डेसिमल डिजिट्स, C 2 बाइनरी डिजिट्स या D 2 डेसिमल डिजिट्स. तो इसका आंसर होगा A, दैट इज 8 बाइनरी डिजिट्स. So friends, that was all related to information technology and communication technologies. तो अब दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए. सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था 2007 के प्रीलिम्स में. तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिस्कवरी करेक्ट नहीं है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है. A विलियम डिक्सन एंड मोशन पिक्चर फिल्म, B चार्ल्स बैबेज एंड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, C निकोलस टेम एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या D ब्रायन ग्रीन एंड स्ट्रिंग थ्योरी. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि करेक्टली मैच नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है वो है, दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2016. इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. यानी इंडिया में किसके लिए लीगल मैंडेशन है कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करे. ए फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर, सेकंड डेटा सेंटर्स या थर्ड कॉर्पोरेट बॉडीज. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं. कमेंट बॉक्स में आप इसके साथ हमारा आंसर शेयर कर सकते हैं. So friends, hope you like this video. We will be back tomorrow with this next video. If you like this video, do hit the like, subscribe and share button. Thanks for watching this video.